सरदार पटेल की कौन सी इच्छा नेहरू ने नहीं होने दी पूरी? पीएम मोदी ने कौन सी बात बताकर कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया? और पीएम मोदी का कांग्रेस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला क्यों? बोले एक और बंटवारा करवा देगी क्या कांग्रेस? आज सबसे पहले इसकी बात। भाई, एक वक्त था जब इस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती या पुण्यतिथि कब आती थी, कब चली जाती थी, किसी को पता ही नहीं चलता था। अपने सबसे मजबूत नेता को कांग्रेस ने ऐसा बुलाया था मानो जैसे उनका कोई योगदान ही ना हो देश में। लेकिन जो काम कांग्रेस को अपनी सरकारों में करना चाहिए था, वो काम नरेंद्र मोदी ने किया है। आज नरेंद्र मोदी ने देश के प्रथम गृह मंत्री और भारत की एकता के सूत्र में भारत बांधने वाले, या कहिए कि भारत की एकता के सूत्रधार सरदार पटेल के सम्मान में वो कर दिया जो काम दशकों पहले कांग्रेस को करना चाहिए। आज पीएम मोदी ने सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर गुजरात में ठीक वैसे ही भव्य परेड का आयोजन करवाया जैसे भव्य आयोजन या तो 26 जनवरी या फिर 15 अगस्त पर होता है। और यह बहुत बड़ी बात है बॉस। आज पीएम मोदी ने सरदार पटेल की जयंती पर एक नई परंपरा को स्थापित कर दिया। अब से सरदार पटेल की हर जयंती पर हर साल ऐसे ही भव्य परेड हुआ करेगी। आप देखिए बॉस, आपको लग नहीं रहा है कि जैसे 26 जनवरी की परेड चल रही? यह देश एक बड़े नेता जिनके योगदान को कम दिखाने का प्रयास हुआ, उसके प्रति बहुत बड़ा सम्मान है। आज ये देश को एक करने में सरदार पटेल के योगदान को याद करते हुए पीएम मोदी ने साफ कहा कि जैसे हम 15 अगस्त 26 जनवरी मनाते हैं ना, वैसे ही अब से ये एकता दिवस मनाते हैं। कांग्रेस राज में तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि सरदार पटेल की जयंती पर इतना भव्य कार्यक्रम हो सकता है। लेकिन पीएम मोदी ने बता दिया कि सरदार पटेल ने देश के लिए जो किया, सरदार पटेल ने जिस तरह से छोटी छोटी रियासतों में बटे देश को एक बनाया, जितना योगदान सरदार पटेल का इस देश के निर्माण में है, उसके आगे तो यह भव्य परेड भी कम पड़ जाए बॉस। सरदार पटेल की जयंती पर गुजरात में कैसे भव्य परेड हुई है, कैसे लोगों को 26 जनवरी की परेड की याद आ गई। इस एकता परेड की एक एक तस्वीर आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि क्या ही जबरदस्त आयोजन हुआ है। सरदार पटेल की जयंती पर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देने में पीएम मोदी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन सरदार पटेल की जयंती पर कांग्रेस ने क्या किया, राहुल गांधी ने क्या किया, वो भी आज आपको बताऊंगा। यह भी बताऊंगा कि कश्मीर को लेकर सरदार पटेल की कौन सी इच्छा नेहरू ने पूरी नहीं होने दी। पीएम मोदी ने आज क्यों कहा कि कांग्रेस एक और बंटवारा भी करवा देगी, यह सब आपको बताऊंगा। क्या सच में सरदार पटेल आरएसएस के खिलाफ थे, आरएसएस पे बैन लगाना चाहते थे? कांग्रेस के इन आरोपों में कितना दम है, इसके लिए इतिहास का चैप्टर भी खोलूंगा। लेकिन पहले सरदार पटेल की जयंती पर जो भव्य परेड हुई है, जिसकी चर्चा हर जगह है, उसकी एक झलक देखिए। सरदार पटेल, सरदार पटेल, देश में राजनैतिक छुआछूत को एक कल्चर बना दिया गया। कांग्रेस ने सरदार साहब के विजन को भुला दिया। एक परिवार के बाहर हर व्यक्ति और हर विचार को अछूत बनाने की भरसक कोशिश हुई। सरदार पटेल की जयंती पर आज कैसे पीएम मोदी कांग्रेस से भिड़ गए, कैसे उन्होंने इतिहास के पन्ने पलटकर कांग्रेस की क्लास लगाई, आज ये सब लेकर आया हूं। लेकिन पहले देखिए कि आज सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर गुजरात के एकता नगर में ठीक वैसी ही परेड कैसे हुई जो 26 जनवरी पर होती है। इस परेड में अलग अलग राज्यों के पुलिस के जवानों ने अपना दमखम दिखाया। इसके अलावा सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ समेत अर्धसैनिक बलों के जवानों ने अपना शौर्य दिखाया। पीएम मोदी ने परेड में पराक्रम दिखाने वाले अलग अलग दल को सलामी दी। इस एकता परेड की कमान नारी शक्ति ने संभाली हुई थी। एक और तस्वीर अब आपको दिखाता हूं। राष्ट्रीय एकता परेड में गुजरात पुलिस और सीआरपीएफ की महिला ब्रिगेड ने संयुक्त राइफल ड्रिल का प्रदर्शन भी किया। देश की इन बहादुर बेटियों ने कैसे राइफल के साथ अपना दमखम दिखाया, उसे देखकर तो पीएम मोदी भी हैरान रह गए। देख रहे हैं बॉस, ऐसा लग रहा है जैसे सच में 26 जनवरी की परेड चल रही है। इसके बाद सीआईएसएफ की महिला टुकड़ी ने भी अपना पराक्रम दिखाया। अब एक और तस्वीर देखिए, इसमें असम पुलिस के दिलेर मोटरसाइकिल राइडर्स ने अपना जलवा दिखाया। महिला राइडर्स ने भी मोटरसाइकिल पर अद्भुत करतब दिखाया। इस फार्मेट की रक्षा करने वाले महान योद्धा लाचित बोरफुकन, जिनके नाम से आज भी एनडीए द्वारा बेस्ट कैडेट को गोल्ड मेडल प्रदान किया जाता है।
इस फॉर्मेशन का नेतृत्व कर रहे थे लॉन्स नायक परेश कलिता। हवलदार किशोर राय और 7 महिला सदस्यीय टीम के साथ अग्रसर। इसके बाद बारी थी बीएसएफ के डॉग स्क्वाड की। बीएसएफ के डॉग स्क्वाड ने अपने ट्रेन्ड डॉग्स की ताकत दिखाई। ये ट्रेन्ड डॉग्स कैसे किसी खतरे से निपटने में सक्षम है, कैसे ये बीएसएफ के जवानों की मदद करते हैं, ये सब दिखाया गया। सफलतापूर्वक इसने इसे पूरा किया। आइए हम तालियों से इसे सराहें। को पार करना इस बात को प्रमाणित करता है कि अगर रात के अंधेरे सक्षम हैं, समर्थ हैं। जैसे 26 जनवरी की परेड में अलग अलग राज्यों की झांकियां निकाली जाती हैं, इस भव्य परेड के खत्म होने के बाद पीएम मोदी परेड में शामिल लोगों के बीच पहुंच गए। पीएम मोदी को अपने पास देखकर लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू किए। कोई जय श्री राम का नारा भी लगाने लगा। भारत माता की जय के नारे गूंजने लगे। सरदार पटेल के चरणों में श्रद्धांजलि देने के लिए पीएम मोदी आज गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर भी गए। सरदार पटेल के चरणों में पुष्प और जल अर्पित किया। इसके पहले कल पीएम मोदी सरदार पटेल के परिवार वालों से भी मिले थे। यह उसकी तस्वीर है जब उन्होंने परिवार वालों से मुलाकात की। हालांकि आप देखिए, कमाल की बात, नेहरू परिवार के बारे में तो सबको पता है, लेकिन क्या आपको सरदार पटेल के परिवार के बारे में पता था? सोचिए, कभी बताया गया है? नेहरू परिवार में प्रियंका वाड्रा के बच्चों तक के बारे में देश को पता है, लेकिन सरदार पटेल का परिवार क्या करता है, कौन है, इस देश को पता ही नहीं है। यह इस देश में हुआ है। सरदार पटेल के परिवार में उनकी बेटी मणिबेन पटेल सांसद थी। वो आजीवन अविवाहित रहीं और पूरा जीवन देश और समाज को समर्पित किया। सरदार पटेल के बेटे दया भाई पटेल भी राजनीति में सक्रिय थे। बीएमसी में सदस्य थे और 18 साल तक सदस्य रहे। लेकिन इसके बाद सरदार पटेल के परिवार के लोग राजनीति की चकाचौंध से दूर रहे और अब कोई भी परिवार का सदस्य राजनीति में नहीं है। सरदार पटेल के पोते पोतियां और उनके वंशज सरदार पटेल की इतनी बड़ी विरासत के बाद भी कभी उसका लाभ लेने नहीं आए और सामान्य जीवन ही जीते रहे। सरदार पटेल के परिवार के लोगों से आज पीएम मोदी मिले तो उन्हें भी इस बात की खुशी हुई कि सरदार पटेल के लिए जिस तरह से पीएम मोदी ने भव्य आयोजन करवाया वो पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन आप देखिए कि एक तरफ पीएम मोदी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और देश के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल के सम्मान में कोई कमी नहीं रखी। दूसरी तरफ कांग्रेस जो है उसने अपने इस महान नेता को कैसे याद किया वो भी आपको बताता हूं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी संसद भवन में सेंट्रल हॉल गए। सेंट्रल हॉल में जाकर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी। आप सोचिए, कांग्रेस के इस आइकॉन को, जिन्होंने बंटवारे के वक्त देश को एक किया, 550 से ज्यादा रियासतों को भारत में मिलाने का असंभव काम करके दिखाया, उन लौह पुरुष को कांग्रेस नेताओं ने ऐसे याद किया जैसे कोई खाना पूर्ति कर दी गई। क्योंकि ये बात तो किसी से छिपी नहीं कि कैसे दशकों तक सरदार पटेल के योगदान की अनदेखी होती रही। अब मोदी कर रहे हैं तो सबको करना है, तो भाई गए फूल चढ़ा दी। यही आरोप आज पीएम मोदी ने कांग्रेस पर लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने महापुरुषों की लेगेसी को अनदेखा किया और इस राजनीतिक छुआछूत को एक कल्चर बना के छोड़ दिया। सुनिए पीएम मोदी को, फिर बताऊंगा कि कैसे कांग्रेस ने गांधी परिवार को हमेशा आगे रखा लेकिन सरदार पटेल और बाबा साहब अंबेडकर की अनदेखी की। देश में राजनीतिक छुआछूत को एक कल्चर बना दिया गया था। हम सभी को पता है, कांग्रेस सरकारों में सरदार पटेल और उनकी लेगेसी के साथ क्या क्या हुआ है। इन लोगों ने बाबा साहब आंबेडकर के साथ जीते जी और उनके जाने के बाद भी क्या किया, नेताजी सुभाष चंद्र के साथ क्या किया, डॉक्टर लोहिया और जयप्रकाश नारायण जैसे लोगों के साथ भी कांग्रेस ने यही किया। भाई सरदार पटेल हो या बाबा साहब अंबेडकर, कांग्रेस ने इन महापुरुषों के योगदान की कैसे अनदेखी की उसका उदाहरण आपको दिखाता हूं। जवाहरलाल नेहरू 1955 में भारत रत्न इनको मिल गया था। निधन 1964 में हुआ। जीते जी ही इनको सम्मान मिल गया भारत रत्न का। इंदिरा गांधी 1971 में इनको भारत रत्न मिला। निधन 1984 में हुआ, यानी इनको भी जीते जी भारत रत्न मिल गया।
राजीव गांधी 21 मई 1991 को निधन हुआ। जुलाई में 1991 में ही भारत रत्न मिला। निधन के 2 महीने में भारत रत्न मिल गया। और सरदार पटेल 1950 में निधन हुआ, भारत रत्न 1991 में निधन के 41 साल बाद मिला। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1956 में निधन हुआ, निधन के 34 साल बाद जब वीपी सिंह पीएम थे तब जाकर 1990 में इनको भारत रत्न मिला। मतलब नेहरू परिवार के जो लोग हैं, नेहरू गांधी परिवार के, उनको तो जीते जी भारत रत्न मिल रहा है। और इस देश के लिए सरदार पटेल और बाबा साहब अंबेडकर का जो योगदान है, उसके लिए सालों साल उनको इंतजार करना पड़ा कि भाई उनको भारत रत्न मिले। सोचिए सरदार पटेल ने कितना बड़ा काम देश के लिए किया और उनके योगदान को याद करने की अनदेखी कितने सालों तक की जाती रही। आप देखिए कि आजादी के वक्त भारत में 565 रियासतें थी जिन्हें अपने हिसाब से भारत या पाकिस्तान में विलय की आजादी थी। सरदार पटेल ने ज्यादातर रियासतों को भारत में शामिल करवाया। सिर्फ कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद की रियासतें ही बची थीं। इसमें सरदार पटेल ने हर तरीका आजमाकर जहां ताकत दिखानी थी वहां ताकत दिखाई, जहां दिमाग लगाना था वहां दिमाग लगाकर कराया और इस तरह से जूनागढ़ और हैदराबाद को भी शामिल करवा लिया। लेकिन कश्मीर का मामला रह गया क्योंकि इसका जिम्मा नेहरू ने ले रखा था। अ स्टेट इन टर्बुलेंस जम्मू एंड कश्मीर किताब में लिखा गया है कि जम्मू कश्मीर का मुद्दा खुद जवाहरलाल नेहरू देख रहे थे और जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर विवाद हुआ क्योंकि उनका झुकाव शेख अब्दुल्ला की तरफ था और महाराजा हरि सिंह के प्रति द्वेष नहीं था। यही बात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कही कि सरदार पटेल की बहुत इच्छा थी कि जैसे दूसरी रियासतों को भारत में मिला लिया गया था वैसे ही कश्मीर को भी मिला लिया जाता, लेकिन जो सरदार पटेल चाहते थे वो नेहरू ने होने नहीं दिया। आज की युवा पीढ़ी में बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, सरदार साहब चाहते थे जैसे उन्होंने बाकी रियासतों का विलय किया वैसे ही पूरे कश्मीर का विलय हो। लेकिन नेहरू जी ने उनकी वो इच्छा पूरी नहीं होने दी। कश्मीर को अलग संविधान और अलग निशान से बांट दिया गया। साथियों, कश्मीर पर कांग्रेस ने जो गलती की थी उसकी आग में देश दशकों तक जलता रहा। कांग्रेस की लचर नीतियों के कारण कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के अवैध कब्जे में चला गया। पाकिस्तान ने आतंकवाद को हवा दी। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। साथियों, कश्मीर और देश को इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन फिर भी कांग्रेस हमेशा आतंकवाद के आगे नतमस्तक रही। साथियों, कांग्रेस ने सरदार साहब के विजन को भुला दिया। आप सोचिए, जिन सरदार पटेल ने देश की छोटी बड़ी 500 से ज्यादा रियासतों का विलय करवा दिया, जिनके कहने पर बड़े बड़े राजा, रजवाड़े और निजाम सब भारत सरकार के साथ आ गए, उन लौह पुरुष सरदार पटेल को कश्मीर के मसले से दूर रखा गया। ऐसा माना जाता है कि कश्मीर के मसले पर नेहरू ने पटेल पर विश्वास नहीं किया, लेकिन माउंटबेटन और यूएन पर कर लिया। महात्मा गांधी के पोते और इतिहासकार राजमोहन गांधी ने अपनी किताब पटेल लाइफ में यह बात लिखी है कि कश्मीर को लेकर भारत सरकार के कई कदमों के बारे में वल्लभ भाई नाराज थे। दरअसल सरदार पटेल का यह मानना था कि जब पाकिस्तान ने हमला करके कश्मीर हथियाने की कोशिश की तब जनमत संग्रह कराने जैसी चीज बनती नहीं थी। पाकिस्तान ने हथियार के दम पर कब्जा करने की कोशिश की है तो उसे हथियार से जवाब देना चाहिए था। सरदार पटेल की जयंती पर आज पीएम मोदी फुल फॉर्म में दिखे। उन्होंने इतिहास के पन्ने पलटते हुए कांग्रेस को बुरी तरह एक्सपोज किया। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने मजहबी आधार पर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के एक हिस्से को भी हटा दिया था और उसी दिन कांग्रेस ने भारत के बंटवारे की नींव रख दी थी। सुनिए, पीएम को फिर बताऊंगा कि वंदे मातरम का वो हिस्सा कांग्रेस ने
जिसे मुस्लिम लीग के दबाव में कांग्रेस ने हटवाया था, वो हिस्सा था क्या? जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए वो काम कांग्रेस ने कर दिया। कांग्रेस ने मजहबी आधार पर वंदे मातरम के एक हिस्से को ही हटा दिया। यानी कांग्रेस ने समाज को भी बांटा और अंग्रेजों के एजेंडे को भी आगे बढ़ाया। जिस दिन कांग्रेस ने वंदे मातरम को तोड़ने का, काटने का, विभाजित करने का फैसला लिया था, उसी दिन कांग्रेस ने भारत के विभाजन की नींव डाल दी थी। कांग्रेस ने वो पाप नहीं किया होता तो आज भारत की तस्वीर कुछ और होती। आप सोचिए, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के बारे में पीएम मोदी ने जो बातें कही वो बहुत ही कम लोगों को पता होगी। कैसे जिन्ना के विरोध में, मुस्लिम लीग के चक्कर में नेहरू जी ने वंदे मातरम की मूल पंक्तियों पर कैंची चला दी। बॉस, उसका इतिहास आपको बताता हूं। वंदे मातरम की रचना सबसे पहले 7 नवंबर 1875 को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की। उन्होंने अपनी कविता में 5 छंद रखे थे। वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1882 में बंगाली उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित किया। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे गीत के तौर पर जो है रूप दिया। इसके बाद यह गीत समय आजादी के समय की लड़ाई लड़ने वालों के लिए जो क्रांतिकारी थे उनकी जुबान पर चढ़ गए। लेकिन साल 1908 में मुस्लिम लीग ने वंदे मातरम का विरोध शुरू कर दिया। मुस्लिम लीग का तर्क यह था कि इस गीत में मातृभूमि की वंदना और देवी देवताओं का जिक्र है। मुस्लिम लीग में वंदे मातरम का विरोध इतना बढ़ गया कि जिन्ना ने इसके बारे में नेहरू को चिट्ठी लिख दी और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के तौर पर हटाने की मांग की। 6 अप्रैल 1938 को जिन्ना के लेटर का जवाब देते हुए नेहरू ने लिखा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने पिछले साल अक्टूबर में ही इस मुद्दे पर एक बयान जारी किया था। नेहरू ने लिखा कि यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि अभी नेशनल एंथम के तौर पर किसी गीत को आधिकारिक तौर पर अपनाया ही नहीं गया है। नेहरू ने बताया कि 30 सालों से ज्यादा से वंदे मातरम गीत भारतीय राष्ट्रवाद का प्रतीक बन गया है। इसके बाद नेहरू ने लिखा कि वर्किंग कमेटी इस मामले को ध्यान से देख रही है और यह तय किया गया है कि इस गीत के कुछ हिस्से हटा दिए जा सकते हैं। उनका इस्तेमाल नेशनल प्लेटफॉर्म्स या अलग अलग ओकेजन्स पर नहीं किया जा सकता। वर्किंग कमेटी ने इस गीत के 2 छंद तय किए हैं जिसे राष्ट्रीय गीत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद की कहानी सबको पता है। जो राष्ट्रीय गीत आज आप जानते हैं उसका मूल वर्जन वो नहीं है। मूल वर्जन में काट छांट कर दी गई क्योंकि भाई जिन्ना को दिक्कत थी। जिन्ना ने देश कटवा दिया, समझ में आता है। जिन्ना ने वंदे मातरम भी कटवा दिया और नेहरू ने काट दिया। वंदे मातरम की जिन पंक्तियों से मुस्लिम लीग को आपत्ति थी और जिसे नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने हटा दिया था, उन पंक्तियों में से कुछ आपको पढ़कर सुनाता हूं। जैसे एक पंक्ति यह थी कि त्वम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्यादायिनी, नमामि त्वाम नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम सुजलाम सुफलाम मातरम। वंदे मातरम, इसका अर्थ है कि अपने 10 हाथों में 10 शस्त्र धारण करने वाली शत्रु संहारिणी दुर्गा आप हैं। कमल पुष्पों को धारण करने वाली कमल कोमल लक्ष्मी भी आप हैं। विद्यादायिनी सरस्वती भी आप ही हैं। आपको हमारा प्रणाम है, माते में आपका वंदन करता हूं। यह हटवा दिया कांग्रेस ने बॉस, क्योंकि मुस्लिम लीग को प्रॉब्लम। सरदार पटेल को याद करते हुए आज पीएम मोदी ने राष्ट्रीय एकता परेड में लोगों को राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाई। पीएम मोदी ने कहा कि आज भी देश की एकता के सामने कई चैलेंज हैं और इसमें एक चैलेंज घुसपैठियों का है। घुसपैठियों का नाम लेते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला और कहा कि घुसपैठियों के चक्कर में कांग्रेस एक बार और देश का बंटवारा करवा सकती है। ये लोग घुसपैठियों को अधिकार दिलाने के लिए राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। इनको लगता है कि देश एक बार टूट गया, आगे भी टूटता रहे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि सच्चाई यह है कि अगर देश की सुरक्षा और पहचान खतरे में आएगी तो हर व्यक्ति खतरे में आएगा।
और अब पाठशाला में अगली क्लास। बिहार में मोदी नीतीश का घोषणा पत्र आया। ऐसा क्या वादा कर दिया कि इंडी वाले उछल पड़े। तेजस्वी की 2.5 करोड़ सरकारी नौकरी वर्सेस मोदी नीतीश की 1 करोड़ नौकरी और रोजगार। पब्लिक को किस पे भरोसा, अब इसका चैप्टर। बिहार में चुनाव की लड़ाई अब सीधे उन वादों पर आ गई है जो जनता से किए जा रहे हैं। इंडी गठबंधन ने बड़े बड़े वादे करके माहौल बनाया था। अब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने भी बिहार में अपना घोषणा पत्र सामने रख दिया। आज पटना में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की टीम ने एनडीए का मैनिफेस्टो जारी किया। इसमें पूरा एनडीए गठबंधन मौजूद था। पूरी तरह से एकजुटता दिखाई गई कि बिहार के लिए पूरा एनडीए एकजुट है। लेकिन नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के इस घोषणा पत्र में क्या क्या है, बिहार के लिए मोदी नीतीश ने क्या वादे किए कि इंडी वाले उछल पड़े। लालू राहुल तेजस्वी ने 2.5 करोड़ सरकारी नौकरी का वादा किया था, उसके जवाब में मोदी नीतीश ने क्या वादे किए हैं। सरकारी नौकरी के मुद्दे से युवा वोटर को साधने की बात हो, या फिर महिलाओं के खाते में पैसा डालकर महिला वोटर अपने पाले में करने की बात हो, या फिर किसानों की बात, या फिर अति पिछड़ा वर्ग के लिए नए वादों की बात। नए वादों के मामले में कौन किस पर भारी पड़ा है, आज आपको दिखाऊंगा। साथ ही यह भी बात होगी कि बिहार में वादों की इस जंग के बीच एक और जंग कैसे चल रही है। लेकिन पहले बिहार के लिए वादों पर मचे जबरदस्त घमासान का एक ट्रेलर देखिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को तो पता ही नहीं होगा कि उस घोषणा पत्र में क्या है। जिंदगी के इतिहास के अंदर पहली बार कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस 26 सेकंड की हुई है। बिहार में सबसे बड़ी चुनावी लड़ाई सरकारी नौकरी के मुद्दे पर हो रही है। लालू राहुल तेजस्वी के इंडी गठबंधन ने इस मुद्दे पर बड़े बड़े वादे कर दिए। आज जब एनडीए का मैनिफेस्टो आया तो नौकरी के वादे पर उन्होंने क्या कहा, दोनों गठबंधनों के मैनिफेस्टो में सरकारी नौकरी को लेकर क्या क्या कहा गया, आपको कंपैरिजन दिखाता हूं। भाई, इंडी गठबंधन ने वादा किया है कि हर परिवार को सरकारी नौकरी मिलेगी। 20 दिन में इसका कानून बना देंगे, 20 महीने के अंदर नौकरी दे देंगे। एनडीए ने भी वादा किया कि 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी नौकरी और रोजगार देंगे। मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं, उसमें अपना आपका रोजगार हो, यह उन्होंने ऐड कर दिया, ताकि सरकारी नौकरी तो इतना पॉसिबल नहीं है। उन्होंने कहा कौशल जनगणना कराएंगे, हर जिले में मेगा स्किल सेंटर खोलेंगे, बिहार को ग्लोबल स्किलिंग सेंटर बना देंगे। दोनों में अंतर यह है कि जहां इंडी गठबंधन सीधे सरकारी नौकरी देने की बात कर रहा है, वहीं एनडीए ने सरकारी नौकरी के साथ साथ दूसरे रोजगार और स्किल बढ़ाने पर बात की। तो रियलिस्टिक वादा है, क्योंकि यह सवाल तो सब पूछ रहे हैं कि सबको सरकारी नौकरी कैसे दे दीजिएगा बॉस, इतनी नौकरी कहां है, इतना पैसा कहां से आएगा। इस सवाल का ठोस जवाब अब तक इंडी गठबंधन नहीं दे पाया, सिर्फ वादे करके छोड़ गया। लेकिन एनडीए ने सीधा सीधा कहा कि भाई सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन रोजगार भी देंगे, और उसकी संख्या ऑब्वियसली ज्यादा होगी। इंडी गठबंधन इस बात से भी घबराया हुआ है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने बिहार की महिलाओं के खाते में जो 10,000 रुपए डलवाए, वो कहीं मोदी नीतीश को बिहार में अब तक की सबसे बड़ी जीत ना दिला दे। इसके जवाब में इंडी गठबंधन ने भी महिलाओं के लिए कई वादे किए, और अब एनडीए ने भी अपने मैनिफेस्टो में महिलाओं के लिए क्या कहा है वो देख लीजिए। इंडी गठबंधन ने बिहार के गांव-गांव में काम करने वाली 1 लाख जीविका दीदियों को सरकारी कर्मचारी बनाकर 30,000 रुपए हर महीने की सैलरी देने का वादा किया। आज एनडीए ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया कि महिला रोजगार योजना से हर महिला को 2 लाख रुपए की मदद देंगे। 1 करोड़ महिलाओं को स्किल ट्रेनिंग देंगे, जिससे महिला साल में 1 लाख रुपए कमा सके। इंडी गठबंधन ने कहा था कि 1 दिसंबर से महिलाओं को 2,500 रुपए प्रति महीने देंगे, 5 साल तक 30,000 रुपए हर साल देंगे। एनडीए ने कहा कि महिलाओं को मासिक पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 किया जा चुका है। इसके अलावा आशा वर्कर्स की सैलरी 3,000, आंगनबाड़ी वर्कर्स की सैलरी 9,000 रुपए बढ़ाई जा चुकी है। बिहार में महिला वोटर चुनाव पलट देती। महिला वोटर मोटे तौर पर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के साथ रहती। इंडी गठबंधन ने महिलाओं के लिए चुनावी वादे तो किए, लेकिन ये वादे तभी पूरे होंगे जब ये सत्ता में आएंगे। बिहार की महिलाएं ये देख रही हैं कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने पहले ही महिलाओं को 10,000 रुपए दिए हैं, और वो महिलाओं को स्किलफुल बनाने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं जो अच्छा काम कर रही होंगी उनको और आर्थिक मदद देंगे। मतलब खाली पैसा दे देने की बात नहीं है कि फ्री में पैसा अकाउंट में आ गया, आपको सक्षम बनाने की बात जो है वो एनडीए कर रहा है। इंडी वाले कह रहे हैं कि पैसा लीजिए बस। और इसलिए कहा जा रहा है कि एनडीए का घोषणा पत्र रियलिस्टिक है बॉस, तो पॉसिबल है पूरा करना। इंडी वाले हवा हवाई सपने दिखा रहे हैं। इसके अलावा इंडी गठबंधन और एनडीए के मैनिफेस्टो में जो और अंतर है, उनमें किसानों के लिए इंडी गठबंधन ने कहा कि मंडियों को फिर से सक्रिय किया जाएगा, सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी दे दी। एनडीए ने आज वादा किया है कि पीएम किसान सम्मान निधि की तर्ज पर कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि शुरू करेंगे, जिसमें 3,000 रुपए हर साल एक्स्ट्रा मिलेंगे। यानी पीएम किसान निधि का 6,000 तो मिलेगा ही, 3,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलाकर यानी 9,000 रुपए किसानों को मिलेंगे। इसके अलावा इंडी गठबंधन ने कहा था कि वो हर परिवार को 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा देंगे।
एनडीए ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि वो 125 यूनिट फ्री बिजली देना जारी रखेंगे, उसके ऊपर नहीं देंगे और आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख का मुफ्त इलाज जो मिल रहा है वो देते रहेंगे। बिहार में एनडीए ने मैनिफेस्टो जारी किया तो इंडी गठबंधन ने इसे जुमला बता दिया। एनडीए के मैनिफेस्टो को लेकर इंडी गठबंधन और विपक्ष क्या कह रहे हैं, एक बार वो भी सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए एनडीए क्या लेकर आया है। आज देखिए, आज हम लोगों ने देखा कि मैनिफेस्टो जो है जारी जैसे किया गया वैसे ही ख़त्म भी होगी। यानी 30 सेकंड के अंदर जो है इनकी घोषणा पत्र का जो कार्यक्रम था वो ख़त्म हो गया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को तो पता ही नहीं होगा कि उस घोषणा पत्र में क्या है, शायद उनको बोलने ना दिया जाए, इसलिए जो है जल्द से जल्द जो है ये ख़त्म कर लिया गया। मैनिफेस्टो आज जारी किया गया, वो भी एक घटना बन गई प्रेस मीडिया के लिए भी कि कहते हैं 26 सेकंड का एक नेता लोग आए, उसमें अमित शाह जी भी और नीतीश कुमार जी भी, नड्डा साहब भी। 26 सेकंड। अभी कुछ मुझे मीडिया के साथी मिले, वो कहने लगा हमारे जिंदगी के इतिहास के अंदर पहली बार कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस 26 सेकंड की हुई है। बिहार में एक बड़ी लड़ाई अति पिछड़ा वोटों की भी हो रही है। इसे लेकर इंडी गठबंधन के घोषणा पत्र में क्या कहा गया है और अब एनडीए के घोषणा पत्र में क्या है, उसका कंपैरिजन देखिए। इंडी गठबंधन ने SC/ST एक्ट की तर्ज पर अति पिछड़ा एक्ट लाने का वादा किया है। आरक्षण की 50% सीमा को बढ़ाने और अति पिछड़ा वर्ग के लिए पंचायत नगर निकाय में आरक्षण बढ़ाकर 30% करने का वादा किया है। एनडीए ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी बनाएंगे जो अति पिछड़ा वर्ग की अलग अलग जातियों के सामाजिक और आर्थिक स्थिति का आकलन करके सुझाव देंगी और वो सुझाव सरकार लागू करेगी। एनडीए ने अति पिछड़ा वर्ग की अलग अलग जातियों की जो पारंपरिक व्यवसाय करती हैं उन्हें उनके व्यवसाय में 10 लाख रुपए तक की सहायता देने का भी वादा किया। अति पिछड़ा वोट नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के साथ रहा है, लेकिन बिहार में इस बार अति पिछड़ा वोटों पर इंडी गठबंधन खेल करना चाह रहा है, इसलिए बड़ी लड़ाई अति पिछड़ा वोटों को लेकर हो रही है। बिहार की चुनावी राजनीति में मोस्ट बैकवर्ड यानी ईबीसी सबसे अहम फैक्टर है। बिना अति पिछड़ा समुदाय को साधे कोई भी बिहार में सत्ता तक नहीं पहुंच सकता। बिहार में ईबीसी की आबादी 36% है, जिसमें करीब 112 जातियां हैं। इनमें निषाद, मल्ला, केवट, बिंद, नोनिया, तेली, तमोली, बढ़ई, धानुक, लोहार, कुम्हार, नाई, शिल्पकार, ठठेरा, माली, चंद्रवंशी, हलवाई, कानू, दांगी, राजवंशी, गरेड़िया जैसी जातियां। आबादी के हिसाब से ये छोटी छोटी जातियां हैं, लेकिन दूसरे वोट बैंक के साथ जुड़कर बड़ी ताकत बन जाती हैं। इसलिए सभी पार्टियों की कोशिश अति पिछड़ा वोट पाने की रहती है। अति पिछड़ा वोट पर एनडीए की तगड़ी पकड़ रही है और नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार पर लगातार इस वर्ग ने भरोसा जताया है। लेकिन इस बार अति पिछड़ा वोट के लिए ही इंडी गठबंधन ने अति पिछड़ा वर्ग के मछुआरा समुदाय से जुड़े हुए मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम कैंडिडेट बनाया। वोटों के इस गणित के बीच यह भी देखना जरूरी है कि 2005 से अब तक बिहार में बदलाव तो बहुत हुए, लेकिन अभी बिहार में बहुत कुछ करना बाकी है। पहले आप ये देखिए कि 25 साल में क्या हुआ है। भाई, पहले बिजली हर जगह नहीं आती थी बिहार में। 2005 में 700 मेगावाट बिजली थी, जो आज की डेट में बिहार में 8700 मेगावाट हो चुकी है। गांव में सड़कें नहीं होती थी। 2005 में 8000 किलोमीटर पक्की सड़कें थी गांव में। आज की डेट में 1,20,000 किलोमीटर पक्की सड़कें इस गांव में। बिहार में 6 एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। पटना को बिहार के सभी जिलों से 4 या 6 लेन की सड़कों से जोड़ा जा रहा है, जिससे 3 घंटे के अंदर कोई भी पटना पहुंच सके। गंगा पर 7 नए पुल बन चुके हैं। दूसरी नदियों पर पुल की संख्या दोगुनी हो गई है। पटना में मेट्रो शुरू हो गई है। गया जी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर में भी मेट्रो चलेगी। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने वादा किया है कि बिहार को अगले 5 साल में बाढ़ मुक्त करना है। फ्लड मैनेजमेंट बोर्ड बनाएंगे। 2030 तक सभी जिलों में पाइप्ड नेचुरल गैस का नेटवर्क बिछाने का प्लान है, जिससे हर परिवार को आसान और सस्ता रसोई गैस कनेक्शन मिल सके। एनडीए का यह भी वादा है कि बिहार में केंद्र के सहयोग से दिल्ली, पटना, कोलकाता बुलेट ट्रेन कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। यानी एक तरफ ऐसे सपने हैं तो बिहार के लिए कड़वी हकीकत भी है कि अभी भी बिहार के सामने बहुत चुनौतियां हैं बॉस। आपको बिहार के कुछ आंकड़े दिखाता हूं। बिहार में करीब 40% लड़कियां ऐसी हैं जो कभी पढ़ाई के लिए स्कूल ही नहीं गई। इस मामले में 29 राज्यों में बिहार 28वें नंबर पर है, यानी सबसे पिछड़ा हुआ है। तो ये सवाल भी एनडीए से है कि ये 20 साल में क्यों नहीं कर पाए। बिहार में 20 से 24 साल की लड़कियों में 41% लड़कियां आज भी ऐसी हैं जिनकी शादी 18 साल से की उम्र से पहले हो गई। इस मामले में भी बिहार 29 राज्यों में 28वें नंबर पर है, यानी सबसे पिछड़ा।
ये क्यों नहीं रोक पाए नीतीश जी? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बिहार 27वें नंबर पर है, यानी सबसे नीचे। क्लास 9 से 10 के बीच ड्रॉप आउट रेट बिहार में 20% है, जो देश के 29 राज्यों में 27वें नंबर पर है, यानी यहां भी बिहार सबसे पिछड़ा है। हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट का आंकड़ा बिहार में सिर्फ 17% है, जो देश के 29 राज्यों में 28वां नंबर है, यानी सबसे पिछड़ा। प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार देश में सबसे पीछे। बिहार में प्रति व्यक्ति आय वित्त वर्ष 2023-24 में 66,828 रुपए थी, जबकि देश में प्रति व्यक्ति आय का औसत 1,88,892 रुपए। यानी बिहार में बहुत सारी चीजें पिछले 20 साल में बदली हैं, लेकिन उसके बावजूद ये कुछ ऐसे मूलचूल बदलाव हैं जो क्यों नहीं आए, इसका जवाब अभी भी सरकार नहीं देती। अब क्या पब्लिक सरकार बदलेगी, क्या करेगी, ये तो वक्त तय करेगी। और पाठशाला में अब अगली क्लास। 23 करोड़ का भैंसा, 15 करोड़ का घोड़ा, सनातन के गढ़ पुष्कर में करोड़ों के जानवर देखकर सब हैरान रह गए। 24 इंच का घोड़ा, 16 इंच की गाय, पुष्कर मेले की वो गजब तस्वीरें जिन्हें देखकर आप चौंक जाएंगे। भारत की सनातन संस्कृति के इतने गजब गजब रंग हैं कि पूरी दुनिया इसे देखकर हैरान रह जाती है। जैसे आप पुष्कर को ही देख लीजिए, जिसे सनातन में तीर्थराज पुष्कर भी कहा जाता है। राजस्थान में अजमेर के पास पुष्कर के बारे में आप में से बहुत लोग जानते भी होंगे। कई लोग पुष्कर गए भी होंगे। पुष्कर को भगवान ब्रह्मा की नगरी भी माना जाता है और यहां हर साल जो मेला लगता है, उस पुष्कर मेले का नाम तो दुनिया भर में। पुष्कर में विश्व प्रसिद्ध पशु मेले की शुरुआत हो चुकी है। 7 दिनों तक चलने वाले इस मेले में देश विदेश से लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन पुष्कर का मेला सिर्फ एक पशु मेला नहीं है बॉस, सनातन की समृद्ध संस्कृति और गौरवशाली इतिहास का प्रतीक भी। हर साल की तरह इस बार भी पुष्कर पशु मेले में मर्सिडीज और फरारी से महंगे करोड़ों के जानवरों की धूम मची हुई है। कुछ की कीमत तो इतनी ज्यादा है कि उनकी कीमत में फार्म हाउस से लेकर 2 दर्जन लग्जरी गाड़ियां आ जाएंगी बॉस। आप देखिए पुष्कर मेले में भाई 23 करोड़ का अनमोल भैंसा है, 23 करोड़ का। 15 करोड़ का घोड़ा शाहबाज भी पहुंचा हुआ है। वहीं हैरान करने वाला 24 इंच का घोड़ा भी वहां मौजूद है और दुनिया की सबसे छोटी 16 इंच की गाय भी है। आज पाठशाला में पुष्कर मेले में शो स्टॉपर बने करोड़ों के भैंसों से लेकर घोड़ों तक सबके बारे में आपको बताऊंगा कि भाई 25 करोड़ 23 करोड़ का भैंसा क्यों बिक रहा है, 15 करोड़ का घोड़ा क्यों है भाई, कि 16 इंच की गाय कहां से आ गई। पुष्कर से जुड़े सनातन के इतिहास का चैप्टर भी आपको दिखाऊंगा। पुष्कर मेले में सबसे ज्यादा चर्चा अनमोल नाम के भैंसे की हो रही। हरियाणा के सिरसा से यह भैंसा पुष्कर पशु मेले में पहुंचा है और भैंसे की उम्र 8 साल है। भैंसे के मालिक का दावा है कि 8 साल का अनमोल ब्रीडिंग के जरिए अब तक 150 भैंसे इसके जरिए तैयार हो चुकी है। भैंसे के मालिक का कहना है कि पिछले बार के मेले में ही उनके इस भैंसे के लिए 23 करोड़ रुपए तक की बोली लग चुकी थी, लेकिन वो इसे बेचने के इरादे से नहीं लाए हैं। उनका मकसद मुर्रा नस्ल के इस भैंसे की ब्रीडिंग को बढ़ावा देना है, जिससे होने वाली भैंस कम से कम 25 किलो दूध तो एक बार में देती ही देती। इस 23 करोड़ के भैंसे पर लोग कमेंट कर रहे हैं कि इसकी कीमत में तो 2 दर्जन लग्जरी गाड़ी आ जाएगी बॉस। 23 करोड़ के इस भैंसे को पालना भी हर किसी के बूते की बात नहीं है। इस भैंसे का वजन 1500 किलो है। भैंसे की डाइट में उसे दूध, देसी घी और सूखे मेवे मिलते हैं। हर रोज भैंसे को 250 ग्राम बादाम, 4 किलो अनार, 30 केले, 5 लीटर दूध और 20 अंडे खिलाए जाते हैं। इसके अलावा मक्के, फली और हरा चारा भी इसको खिलाया जाता है। उसकी रोजाना देखभाल पर करीब 1500 रुपए यानी हर महीने 45,000 रुपए का खर्चा आता है सिर्फ खिलाने पिलाने। भैंसे के मालिक का दावा है कि ब्रीडिंग के जरिए उनका अनमोल हर महीने 8 लाख रुपए कमा लेता है, इसलिए उसकी देखरेख के लिए 2 लोग हमेशा उसके साथ रहते हैं, जिसकी उन्हें अलग से सैलरी दी जाती है। तो 23 करोड़ का भैंसा है बॉस, तो उसका हिसाब किताब भी थोड़ा वैसे ही रखना पड़ेगा ना। पुष्कर मेले में एक से बढ़कर एक ब्रीड के घोड़े भी सुर्खियां बटोर रहा है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने भले ही दुनिया भर में कटोरा लेकर घूमने वाली इमेज बना ली, लेकिन पुष्कर मेले में पहुंचा शाहबाज सबका लाडला बना हुआ है। चंडीगढ़ से पहुंचा शाहबाज एक मारवाड़ी नस्ल का घोड़ा है, जिसे देखने के लिए जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। काले चमकदार रंग के रॉयल चाल और शाही अदाओं के चलते इस घोड़े को दूसरे घोड़ों से बिल्कुल अलग देखा जा रहा है। लोग इसे भारत का सबसे हैंडसम घोड़ा और घोड़ों के राजा जैसा नाम दे रहे हैं। शहबाज की कीमत 15 करोड़ रुपए रखी गई है।
घोड़े के मालिक का दावा है कि अब तक उन्हें शहबाज के लिए 9 करोड़ का ऑफर मिल भी चुका है। 2.5 साल का यह घोड़ा अब तक कई रेस जीतकर अपना लोहा मनवा चुका है। इस घोड़े की ऊंचाई 65.5 इंच यानी करीब 5.5 फीट के करीब है। पशु मेले में बादल नाम का एक घोड़ा भी पहुंचा हुआ है जिसकी कीमत करीब 11 करोड़ रुपए। ये देखिए बादल। घोड़े के मालिक का दावा है कि बादल अब तक 300 घोड़ों का पिता बन चुका है और इसकी उम्र 5 साल है। बादल तीसरी बार पुष्कर के मेले में पहुंचा हुआ है। पुष्कर मेले में पहुंचे करोड़ों के इन घोड़ों की शान का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इनके आने जाने और इन्हें ले जाने के लिए भी एसी वैन तैयार की गई। देख रहे हैं कैसे इनको सजा के रखा गया है। एक तरफ पुष्कर मेले में करोड़ों के घोड़े सुर्खियां बटोर रहे हैं, भैंसे सुर्खियां बटोर रहे हैं। दूसरी तरफ दुनिया की सबसे छोटी नस्ल के घोड़े भी सबको हैरान कर रहे हैं। ये देखिए, इन घोड़ों की ऊंचाई सिर्फ 24 से 30 इंच है। इन घोड़ों के देखने के लिए भी लोगों की भीड़ जुट रही है। हालांकि ये घोड़े बिक्री के लिए नहीं है, सिर्फ प्रदर्शनी के लिए लाए गए हैं। ये घोड़े शेटलैंड पोनी नस्ल के हैं जो स्कॉटलैंड के उत्तर में मौजूद शेटलैंड द्वीप में एक नस्ल है। इन घोड़ों का वजन 200 किलो तक पहुंच सकता है। 10 साल से कम उम्र के बच्चे इन पर सवारी भी कर सकते हैं। पुष्कर मेले में 16 इंच की गाय की भी खूब चर्चा हो रही है। मेले में पुंगनूर, बिदूर और मिनी माउस जैसी छोटी नस्ल की गाय पहुंची जिनकी ऊंचाई महज 16 इंच से लेकर 34 इंच है। इन गायों की ऊंचाई भले ही कम हो लेकिन इनकी मासूमियत और खूबसूरती सबका दिल जीत रही है। देखिए, पुष्कर मेले में जानवरों के लिए डांस के कंपटीशन भी रखे गए। इस घोड़ी को देखिए, इसका नाम काजल है जो ढोल नगाड़ों की थाप पर डांस करती नजर आ रही है। काजल के मालिक का दावा है कि उन्हें अब तक इस घोड़ी के लिए 1 करोड़ रुपए का ऑफर मिल चुका है। घोड़ी ही नहीं, डांस करने वाला ऊंट भी पुष्कर मेले में छाया हुआ है। यह ऊंट मुंह में जलती हुई मशाल लेकर खाट के ऊपर चढ़कर डांस का हुनर दिखा रहा है। ये देखिए, एक से एक चीजें हैं बॉस। पुष्कर मेले में जहां जानवरों की कीमत के नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, वहीं पुष्कर मेले को नई पहचान देने में जुटी राजस्थान सरकार ने भी नया रिकॉर्ड बनाया। कल पुष्कर मेले के उद्घाटन के मौके पर देश विदेश के 121 कलाकारों ने एक साथ नगाड़ों पर थाप, जो पुष्कर मेले के इतिहास में पहली बार हुआ। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने भी नगाड़ों पर हाथ आजमाया। विदेश से आए कलाकार भी राजस्थानी पोशाक पहनकर नगाड़े बजाते हुए नजर आए। पुष्कर में वैसे तो दिवाली के बाद से पशु मेले की शुरुआत हो जाती है। दिवाली के 15 दिन बाद आने वाली पूर्णिमा तक यह मेला चलता है। दिवाली के 15 दिन बाद तक जब यह मेला चलता है तो लोगों की बड़ी भीड़ भी आती है। लेकिन इस मेले को इसकी ऑफिशियल शुरुआत दिवाली के 11वें दिन से होकर पूर्णिमा तक यानी 5 दिन की होती है। पुष्कर के पशु मेले को देश का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। इस मेले के इतिहास की बात की जाए तो वो भी सैकड़ों साल पुराना है। दरअसल पुष्कर सनातन की आस्था का एक बड़ा केंद्र भी है, जहां हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु भगवान ब्रह्मा के मंदिर और मंदिर के पास बने पवित्र सरोवर में स्नान करने पहुंचते हैं। सैकड़ों साल पहले जब परिवहन के साधन सीमित थे तो तीर्थयात्री अपने पशुओं को साथ लेकर लंबी यात्रा करके पुष्कर पहुंचते थे और धीरे धीरे पुष्कर में पशुओं को खरीदने और बेचने का सिलसिला शुरू हो गया और इसी तरह पशु मेले की शुरुआत हुई। ऐतिहासिक दस्तावेजों में मुगल शासक जहांगीर भी 3 पुष्कर यात्राओं का उसका उल्लेख मिलता है जो साल 1605 से 1615 के बीच हुई। इस दौर में पुष्कर के पशु मेले का विस्तार मिला और पुष्कर में पशु मेले की औपचारिक शुरुआत ब्रिटिश शासनकाल में हुई। 106 साल पहले यानी साल 1919 में अजमेर मेवाड़ के तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट ने पुष्कर पशु मेले के महत्व को पहचाना। उन्होंने कई दिन पहले पोस्टर छपवाकर और मुनादी करवाकर पशु मेले के आयोजन की घोषणा की, जिसका ऐतिहासिक दस्तावेज आज भी सुरक्षित है। इसी पहल के बाद पुष्कर मेले को धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने लगी। आज यह मेला ऊंट, घोड़ों, गायों और दूसरे जानवरों के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। अफसोस यह है कि बहुत लोगों को इसके बारे में अभी भी उस तरह से नहीं पता है जैसे पता होना चाहिए। पुष्कर के पशु मेले की जड़ें जितनी पुरानी हैं, उससे कहीं पुराना पुष्कर से जुड़ा सनातन का इतिहास है। पुष्कर में भगवान ब्रह्मा का मंदिर है और एक पवित्र सरोवर भी। 2 नवंबर को पुष्कर के पवित्र सरोवर में एकादशी के स्नान के साथ ही धार्मिक मेले की शुरुआत होती है। प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित कैलाशनाथ दधीच के मुताबिक पद्म पुराण, हरिवंश पुराण और देवी भागवत जैसे पवित्र ग्रंथों में पुष्कर को तीर्थ गुरु बताया गया है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक धरती पर सृष्टि की रचना की शुरुआत के वक्त भगवान ब्रह्मा ने सबसे पहले पुष्कर में सरोवर की स्थापना की। मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने माता गायत्री के साथ कार्तिक एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक यज्ञ का आयोजन किया।
यज्ञ के दौरान भगवान ब्रह्मा के हाथ से कमल का फूल गिरने से सरोवर बना और बाद में इसी सरोवर के पास 14वीं शताब्दी में भगवान ब्रह्मा का मंदिर स्थापित किया गया, जो दुनिया में भगवान ब्रह्मा को समर्पित इकलौता मंदिर है। मान्यता है कि कार्तिक महीने में 33 करोड़ देवी देवता पुष्कर पहुंचते हैं, इसलिए कार्तिक महीने की एकादशी यानी दिवाली के 11वें दिन से कार्तिक पूर्णिमा तक इन 5 दिनों में पुष्कर सरोवर में स्नान करने से पंच तीर्थ यानी कुरुक्षेत्र, प्रयागराज, गया, काशी और नैमिषारण्य के समान पुण्य प्राप्त होता है। विशेष तौर से कार्तिक पूर्णिमा के दिन होने वाला महास्नान बहुत पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि स्नान से मोक्ष के दरवाजे खुल जाते हैं। रामायण, महाभारत और दूसरे धर्म ग्रंथों में भी पुष्कर को सभी तीर्थों में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। जैसे गंगा नदी को तीर्थों की माता, प्रयाग को तीर्थों का राजा कहा जाता है, वैसे ही पुष्कर को तीर्थों का गुरु माना जाता है और सनातन में गुरु का दर्जा भगवान से भी ऊपर रखा गया है। श्लोक भी है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिसका मतलब है गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है, गुरु ही साक्षात पर ब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूं। पीएम मोदी की भी पुष्कर तीर्थ पर गहरी आस्था है। पीएम मोदी पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर में विधि विधान से पूजा कर चुके हैं। ये उसकी तस्वीर याद दिला रहा हूं आपको। तो ये पुष्कर मेला भी अपने आप में अद्भुत है बॉस। और पाठशाला में अब अगली क्लास, जिसमें आज आपको दिखाऊंगा भारत अमेरिका में कौन सी बड़ी डील हो गई कि ट्रंप के धोखे से शहबाज मुनीर की नींद उड़ गई। पाकिस्तान ने नरेंद्र मोदी से बचने के लिए हाथ पैर तो बहुत मारे, बहुत कोशिश की कि ट्रंप की चापलूसी करके, तलवे चाट के किसी तरीके से पाकिस्तान जो है वो बच जाए। और मोदी से बचने के लिए असीम मुनीर और शहबाज शरीफ तो ट्रंप के पैरों में जाके बैठ गए थे। बैठ क्या गए थे, लेट ही गए थे। यहां तक कि पाकिस्तान में ही लोग कहने लगे थे कि मुनीर और शहबाज तो जैसे ट्रंप की गुलामी करने लग गए। लेकिन मुनीर और शहबाज की सारी चापलूसी धरी की धरी रह गई, क्योंकि आप देखिए कि इस समय पाकिस्तान की क्या हालत हो गई, कैसे वो किनारे लगता जा रहा है। भारत अमेरिका के बीच बड़ी डील हो गई है। इस डील से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। मोदी के एक फैसले से मुनीर का खेल कैसे खत्म हो रहा है, ये सवाल उठ रहा है। उधर ट्रंप ने पाकिस्तान को मैसेज दे दिया है, इधर तालिबान भी लगातार धमकी दे रहा है। जो भारत ने किया वही तालिबान करने वाला है, ऐसा कहा जा रहा है। मुनीर और शहबाज इतने दिनों से जो खेल कर रहे थे, वो खेल नरेंद्र मोदी ने एक झटके में कैसे खत्म किया। कैसे इधर मोदी ने अमेरिका के साथ बड़ी डिफेंस डील की, कैसे उधर तालिबान से पिट कर पाकिस्तान का कचूमर बना हुआ है, ये सब आज आपको डिटेल में बताऊंगा। पाकिस्तान पिछले कुछ महीने से अमेरिका के दम पर फूल रहा था। मुनीर को लग रहा था कि चापलूसी की है तो ट्रंप सेट हो गए हैं, उसके बाद अब भारत तो कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन इधर नरेंद्र मोदी ने अलग ही खेल कर दिया। जिस अमेरिका के भरोसे पाकिस्तान बैठा था, उसने भारत से बड़ी डिफेंस डील कर ली। मलेशिया से आज ऐसी तस्वीरें आई हैं जो पाकिस्तान को चैन से सोने नहीं देंगी। मलेशिया में भारत और अमेरिका के रक्षा मंत्री मिले। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने बड़ी डिफेंस डील साइन की। मलेशिया में आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक चल रही थी। इसी में भारत और अमेरिका ने अपनी डिफेंस डील कर ली। 10 साल का डिफेंस फ्रेमवर्क भी तैयार हो गया है। भारत और अमेरिका के बीच जो डिफेंस डील हुई है, उसके बारे में आपको डिटेल से बताता हूं। भारत और अमेरिका एक दूसरे से सूचनाएं साझा करेंगे, एक दूसरे को तकनीकी सहयोग देंगे। डील का मकसद क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखना है, एक दूसरे से सैन्य सहयोग को बढ़ाना है। यह डिफेंस फ्रेमवर्क 10 साल के लिए बनाया गया है, यानी भारत और अमेरिका मिलकर काम करेंगे डिफेंस के क्षेत्र में। यह आज साइन हो गया। राजनाथ सिंह ने डील पर साइन करने के बाद कहा कि इस डील से भारत और अमेरिका के संबंध और मजबूत होंगे। एक बार राजनाथ सिंह को सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि पाकिस्तान का क्या नुकसान है इससे। आपसे 3 बार टेलीफोनिक वार्ता हमारी हो चुकी है और जब आपसे एडीएम के गाइडलाइंस पर व्यक्तिगत रूप से मिलकर मुझे बेहद खुशी हुई है और इस अवसर पर डिफेंस फ्रेमवर्क की शाइनिंग मैं समझता हूं कि उसके परिणाम स्वरूप आज एक नए अध्याय का प्रारंभ होगा। इन शब्दों के साथ मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूं और मेरा पूरा विश्वास है कि आपकी लीडरशिप में भारत और यूएस के रिश्ते और अधिक मजबूत होंगे। अमेरिका को भी समझ में आ रहा है कि भारत के साथ ही चलना हो। भारत से टकराएंगे तो नुकसान अमेरिका का ज्यादा है। इसलिए आप देखिए कि ट्रंप एक तरह से लाइन पर आने लगे हैं धीरे धीरे। कभी भारत को ईरान के पोर्ट पर रियायत दे रहे हैं, कभी डिफेंस डील कर रहे हैं, कभी यह संकेत दे रहे हैं कि भारत पर जो टैरिफ लगा है वो कम हो जाएगा, कभी नरेंद्र मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं, कभी यह संकेत दे रहे हैं कि ट्रेड डील जल्द हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर मामला यही है कि अमेरिका भारत के साथ रिश्तों में टकराव ज्यादा दिन तक आगे नहीं बढ़ाना चाहता।
भारत और अमेरिका की आज की डील के बाद अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ ने कहा कि अभी अभी राजनाथ सिंह से मुलाकात की और 10 साल के लिए अमेरिका भारत डिफेंस फ्रेमवर्क पर साइन हुआ। यह डील हमारी रक्षा साझेदारी को आगे बढ़ाता है, जो क्षेत्रीय स्थिरता और प्रतिरोध की आधारशिला है। हम अपने समन्वय, सूचना साझाकरण और तकनीकी सहयोग को बढ़ा रहे हैं। हमारे रक्षा संबंध पहले कभी इतने मजबूत नहीं रहे। यानी भारत और अमेरिका के संबंध एक बार फिर से नॉर्मल होने की राह पर दिख रहे हैं और यह पाकिस्तान के लिए बुरे सपने से कम नहीं है बॉस। अमेरिका पहले ही यह बात कह चुका है कि पाकिस्तान से रिश्ते भारत की कीमत पर नहीं होंगे, क्योंकि भारत गहरा दोस्त है और रणनीतिक साझेदार है। ऊपर से पाकिस्तान भिखारी है और भारत जो है वो आज की डेट में चमकता हुआ सितारा है। पाकिस्तान को भारत और अमेरिका से झटके तो मिल ही रहे हैं। इधर तालिबान ने भी पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है। जिस अफगानिस्तान के बारे में पाकिस्तान सोच रहा था कि उसे आसानी से हरा देगा, वही अफगानिस्तान अब पाकिस्तान को एक के बाद एक जख्म दे रहा है। अफगानिस्तान को छेड़कर पाकिस्तान ने अपने लिए बैठे बिठाए मुसीबत मोली। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार पाकिस्तान को धमकियां दे रही है कि अगर पाकिस्तान ने काबुल पर हमला किया तो इस्लामाबाद की शक्ल बदल देंगे। जिस तरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी को लेकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ठनी हुई है, उस पर अफगानिस्तान ने कह दिया है कि टीटीपी पाकिस्तान की समस्या है तो वो खुद उससे निपटे। अपनी समस्या पाकिस्तान हम पर क्यों थोप रहा है भाई? अफगानिस्तान की संप्रभुता का सम्मान करे। पाकिस्तान हमारे सब्र का इम्तिहान ले रहा है, जिसका नतीजा खतरनाक होगा। अफगानिस्तान बड़े बड़े साम्राज्यों के सामने नहीं झुका। हम मिट जाएंगे लेकिन अपने दुश्मन को छोड़ेंगे नहीं। यानी तालिबान जिसने रशिया को अफगानिस्तान से बाहर किया, जिसने अमेरिका को मजबूर कर दिया बाहर जाने के लिए, पाकिस्तान क्या भाई, वो कह रहा है तुमको भी फोड़ देंगे हम। अफगानिस्तान पूरा मन बना रहा है कि अगर पाकिस्तान ने फिर से गलती की तो अंजाम पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। हम बर्बाद होंगे तो होंगे, देखा जाएगा, लेकिन पाकिस्तान को तो फोड़ देंगे। इसी बात से पाकिस्तानी पब्लिक में पैनिक फैल गया है। तालिबान तो अपनी जान की परवाह किए बिना पाकिस्तान को मिटाने की बातें कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान को अभी भी लग रहा है कि वो तालिबान को शिकस्त दे सकता है। पाकिस्तान का डर देखिए कि एक तरफ तो वो अफगानिस्तान से बात कर रहा है, पहले कतर फिर तुर्की में तालिबान के साथ बातचीत की, और दूसरी तरफ तालिबान को धमकी भी दे रहा है। पाकिस्तान के मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अगर तालिबान ने आतंकियों की मदद जारी रखी तो पाकिस्तान अफगानिस्तान में काफी अंदर तक घुसकर हमला करेगा। पाकिस्तान के हमले से तालिबान दोबारा गुफाओं में जाने के लिए मजबूर हो जाएगा। पाकिस्तान को तोरा बोरा वाली घटना दोहराने के लिए मजबूर ना करे। दूसरी तरफ आप यह देखिए कि पाकिस्तान के मंत्री तुर्की में तालिबान के नेताओं को मनाने में जुटे हुए हैं। पाकिस्तान का ट्रॉफी चोर मंत्री मोहसिन नकवी किस तरह से तालिबान के मंत्री को मना रहा था, यह पूरी दुनिया ने देखा। अब तो पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं कि बॉस तालिबान से पंगे मत लो, वो गुरिल्ला युद्ध में माहिर है। जब अमेरिका तालिबान को नहीं हरा पाया तो पाकिस्तान की क्या हैसियत? पाकिस्तान धमकियां दे रहा है, उधर अफगानिस्तान अब वो काम करने जा रहा है जो भारत ने पाकिस्तान के साथ किया था। भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सिंधु जल संधि रद्द कर दी थी, जिससे पाकिस्तान का हलक सूखा। अब यही काम तालिबान भी करने जा रहा है। खबर है कि अफगानिस्तान ने कुनार नदी पर बांध बनाने की प्लानिंग कर ली। अफगानिस्तान के जल मंत्री ने कहा है कि जल्दी ही बांध बनाया जाएगा। अफगानिस्तान को कुनार का पानी मैनेज करने का अधिकार है। कुनार नदी पाकिस्तान के त्रिचाल इलाके से निकलती है। अफगानिस्तान में कुनार नदी 482 किलोमीटर तक फैली है। अफगानिस्तान से निकलकर फिर से पाकिस्तान में जाती है। पाकिस्तान में जहां नदी दोबारा एंट्री करती है वही बांध बनाने का प्लान है। यानी भारत ने साफ कहा था कि पानी और खून साथ साथ नहीं बह सकते। अब यही काम अफगानिस्तान कर रहा है। अगर तालिबान ने कुनार नदी पर बांध बना दिया तो पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा पानी के लिए तड़प जाएगा, वहां हाहाकार मच जाएगा। पाकिस्तान हमेशा भारत को हजार घाव देने का सपना पाले रहता है, लेकिन अब पाकिस्तान का ऐसा हाल हो रहा है कि रोज कोई ना कोई सैनिकों को उड़ा देता है, कोई उसके प्यारे आतंकियों को उड़ा देता है। पाकिस्तान कई फ्रंट पर फंसा हुआ है। तालिबान बाहर से ठोक रहा है, टीटीपी अंदर से, अज्ञात गनमैन पता नहीं कहां से आते हैं और चुन चुन के लोगों को मार के चले जाते हैं। पाकिस्तान में लश्कर तैयबा के आतंकी शेख मोइज मुजाहिद की गोली मार के हत्या कर दी गई। शेख मोइज मुजाहिद को आतंकी हाफिज सईद का करीबी माना जाता है। अब पाकिस्तान करे तो करे क्या, ऊपर से बलूचिस्तान में आजादी की जंग रुकने का नाम नहीं ले रही। यानी अंदर बाहर ऊपर नीचे हर तरफ से पाकिस्तान घिरा हुआ है। ऊपर से लगता है कि ट्रंप ने भी पाकिस्तान को धोखा दे दिया। पाकिस्तान अब कहीं का नहीं रहा। और अब हमारा स्पेशल सेगमेंट सोचा है कभी, वो सवाल जो दिमाग की बत्ती जला दी। और आज का सवाल यह कि आपने सोचा है कभी कि किसी भी वीआईपी के स्वागत के लिए क्यों कहते हैं कि अरे रेड कारपेट बिछा हुआ था? हमेशा रेड कारपेट ही क्यों बिछाते हैं, नीला पीला हरा या किसी और दूसरे रंग का कारपेट क्यों नहीं? आपने भी रेड कारपेट वेलकम की तस्वीरें देखी होंगी। अवार्ड शो हो
या फिर किसी देश का प्रेसिडेंट पीएम कहीं जाता हो तो उसके स्वागत में रेड कारपेट ही बिछाते हैं। लेकिन क्यों रेड कारपेट ही, इसकी वजह आपको बताता हूं। रेड कारपेट का इतिहास यूनान और रोमन सभ्यता तक जाता है। यूनानी नाटक एगामेमन में इसका जिक्र मिलता है, जिसमें राजा एगामेमन का स्वागत लाल कालीन पर हुआ था। उस दौर में लाल रंग शाही और दैवीय शक्ति का प्रतीक था। धीरे धीरे यह परंपरा ग्रीस से होते हुए दूसरे देशों तक फैलती चली गई। रेड कारपेट का औपचारिक उपयोग 1821 में हुआ था। तब के अमेरिका के राष्ट्रपति जेम्स मोनरो के स्वागत में इसे बिछाया गया था। इसके बाद खास मेहमानों के स्वागत में यह परंपरा जुड़ती चली गई। भारत में 1911 में पहली बार रेड कारपेट का प्रयोग हुआ। किंग जॉर्ज V के लिए लाल किले पर रेड कारपेट बिछाया गया था। धीरे धीरे भारत में भी शाही स्वागत का हिस्सा यह बनता चला गया। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.